देश का शासकीय इतिहास, उसकी पहली कड़ी के अंदर कल मैंने सन 1977 से लेकर सन 1979 तक की बात की। आज सुबह में दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता नरेश नंदवानी जी से मेरी बात हुई। वो काफ़ी खुश थे। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी, ऐसी उनकी समझ थी। और कल मैंने ये वीडियो रखा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार शपथ लेने वाली इंदिरा गांधी पहली बार जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो वो तारीख 24 जनवरी थी। 24 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1977 तक इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी रही। वीडियो के आखिर में अभी मैंने कहना शुरू किया है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ मेरी मंशा यूट्यूब से पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लेना, ये बिल्कुल भी नहीं है। 20 मिनट का एक जब वीडियो बनता है तो उसमें कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें निकल कर सामने आती है और जो जानना ज़रूरी होता है उस वक्त की सामाजिक और व्यक्तिगत मानसिकता, नेता क्या सोचते थे, नेताओं का चाल चलन कैसा था, किस स्थिति में वो क्या करते थे, वो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी मायने रखती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूपीएससी या स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी किताबें पढ़ना, उतना वक्त उनके पास नहीं होता। तो ये जो कुछ भी किताबों से निकल कर आता है उसे मैं सिर्फ 20 मिनट में रख दे रहा हूँ। 7-8 घंटे की मिनट के बाद में एक 20 मिनट का वीडियो बनता है। तो यहाँ पर मुझे लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक क्वालिटी ऑडियंस हो, वो भी 1000 लोगों का। जिस दिन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं सब्सक्राइब का ऑप्शन ही बंद कर दूंगा। उससे ज़्यादा मुझे लोग चाहिए नहीं। संजीदा लोग अगर जुड़ते हैं और वो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, विचारों को आगे ले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं, तो अच्छी बात है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी 100 से ज़्यादा लोग कभी भी होते ही नहीं है। तो 5 लाख 3 लाख लोगों को इकट्ठा करना, यूट्यूब से पैसा कमाना, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मेरा मकसद, मेरा ध्येय कुछ अलग है। गिने चुने लोगों से जुड़ो, संजीदा लोगों से जुड़ो, और जो हमारी बात को समझ सके उन लोगों से जुड़ो। देश के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जब तक देश पर कांग्रेस का शासन रहा तो कांग्रेस के नेताओं की बात होगी। इसलिए ये वीडियो को कांग्रेस के प्रमोशन के तौर पर भी नहीं लिया जाए, लेकिन ये जानकारी देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके, देश का शासन जिन लोगों ने चलाया है, उस वक्त की देश की स्थिति क्या थी, देश की सामाजिक, देश की आर्थिक और देश की राजकीय शासकीय स्थितियां क्या थी, उसको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने जहाँ पे बात को ख़त्म किया था, इंदिरा जी को चिकमंगलुरु में 1978 में जब उपचुनाव उन्होंने जीता और सदन में पहले ही दिन जब उन्होंने कदम रखा तो उनके लिए तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी हो चुकी थी। सदन से उनको निष्कासित करने की योजना बन चुकी थी। इंदिरा जी ने वहाँ कम शब्दों में छोटा सा संबोधन किया और निकलते वक्त कह दिया कि मैं वापस आऊँगी। सदस्यों की तरफ हाथ ऊंचा किया, उंगली दिखाई और कहा कि मैं यहाँ पर वापस आऊँगी। ये इनकी दृढ़ निश्चयता को बताता था। सागरिका घोष की जो किताब है इंदिरा, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो लिखती है, अगले दिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
इंदिरा को जेल भेजने के विरोध में गिरफ्तारी दे दी। दो व्यक्ति देवेंद्र और भोलानाथ पांडे ने खिलौना पिस्तौल और क्रिकेट बॉल दिखाकर इंडियन एयरलाइंस का विमान जहाज हाईजैक कर लिया। लखनऊ से दिल्ली जा रही फ्लाइट को बनारस में ले गए। वहां उन्होंने इंदिरा गांधी की रिहाई और संजय गांधी के खिलाफ लगे हुए सारे केस वापस लेने की मांग की। 2 साल के बाद में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आए। कांग्रेस ने देवेंद्र और भोलानाथ पांडे को विधानसभा में टिकट दिया, अपना उम्मीदवार बनाया और दोनों ने चुनाव जीत लिया। सागरिका आगे लिखती है कि तिहाड़ जेल में इंदिरा को उसी कोठरी में रखा गया जहां इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को रखा गया था। जॉर्ज फर्नांडिस देश के प्रमुख मजदूर नेताओं में से एक थे और उन्होंने इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान काफ़ी आंदोलन किए थे और उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में रखा गया था। बदले की भावना कहो या कुछ और कहो, योगानुयोग कहो, इंदिरा जी उसी कोठरी में थी जहां पे जॉर्ज फर्नांडिस को रखा गया था। जेल में इंदिरा जी सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। पुपुल जयकर अपनी किताब में लिखती है कि उठते ही वो योगासन और प्राणायाम करती थी। उसके बाद वो अगली शाम लाया गया ठंडा दूध पीती थी। ये ठंडा दूध सोनिया गांधी जी तिहाड़ जेल में लेकर जाती थी। सुबह शाम इंदिरा जी का खाना घर से जाता था और सोनिया गांधी जी उनसे लेकर जाती थी। और शाम में जब खाना जाता था तो उसमें ठंडा दूध भी रख दिया जाता था, जो अगली सुबह इंदिरा जी सुबह 5 बजे उठती थी, योगासन करती थी, प्राणायाम करती थी, ठंडा दूध पीती थी। उसके बाद में वो वापस सो जाती थी। वापस उठने के बाद में स्नान वगैरह होता था, थोड़ी देर के लिए ध्यान करती थी और किताब पढ़ती थी। जेल में उन्हें 6 किताब ले जाने की अनुमति दी गई थी। कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इंदिरा गांधी को सोने के लिए एक लकड़ी का पलंग दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर गद्दा नहीं था। खिड़कियों पर न तो पर्दे थे, न तो शीशे लगे हुए थे, सिर्फ लोखंड की सलाखें थी। सरिया जिसे बोलते हैं, सिर्फ सरिया था। दिसंबर के महीने में रात में काफ़ी ठंड लगती थी। इंदिरा जी ठंड से बचने के लिए खिड़की की सलाखों पर कंबल टांग दिया करती थी और खुद रजाई ओढ़कर सो जाया करती थी। अगले दिन मॉडल ने बताया कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनसे मिलने आए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। राजीव गांधी और सोनिया गांधी को ये देखकर काफ़ी बुरा लगा कि इंदिरा इन खराब परिस्थितियों में जेल में रह रही है। इंदिरा ने दोनों से अपने पोते राहुल गांधी और पोती प्रियंका गांधी के बारे में पूछा। हाविये मोरो लिखते हैं कि राजीव ने इंदिरा जी से कहा कि प्रियंका आने की जिद कर रही थी, लेकिन बच्ची होने की वजह से उसको नहीं लाए। प्रियंका का नाम सुनते ही इंदिरा जी के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने कहा कि अगली बार आओ तो प्रियंका को भी लेकर आओ। उसके लिए ये देखना अच्छा होगा कि जेल कैसी होती है। नेहरू परिवार में शुरू से ही अपने परिवारजनों से मिलने जेल जाने की प्रथा रही है। ये शब्द इंदिरा जी ने राजीव गांधी को कहे, जिसे हाविये मोरो ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। आगे उन्होंने लिखा कि फिर अगली बार राजीव गांधी और सोनिया गांधी जब जेल गए तो साथ में प्रियंका गांधी को भी ले गए। चलते चलते इंदिरा जी ने सोनिया गांधी के लास्ट में जब मुलाकात खत्म हुई और चलते चलते इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी को कहा कि उनकी तरफ से चौधरी चरण सिंह को एक गुलदस्ता दिया जाए और साथ में उनको जन्मदिन की शुभेच्छा वाला नोट भी भेज दिया करें। ये इंदिरा जी की तरफ से एक ये राजनीतिक कदम था, एक राजनीतिक चेष्टा थी कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हुए जब चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच में दरारें बढ़ती हुई दिखी तो इंदिरा जी ने एक अंदाज़ा लगाया और एक अपनी तरफ से गुडविल के तौर पे चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर एक फूलों का गुलदस्ता भेजा और साथ में जन्मदिन की
नोट, शुभेच्छा नोट उनको भेज दी गई। जनता पार्टी का कार्यकाल समाप्त होने में अभी 3 साल बाकी थे, लेकिन इंदिरा जी को अंदाजा हो चला था कि जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में नेतृत्व को लेकर जबरदस्त खींचतान हो रही है। चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से नाराज चल रहे थे। इंदिरा जी ने सोचा कि चरण सिंह की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देकर उनके और मोरारजी देसाई के बीच की खाई को और चौड़ा किया जाए। चरण सिंह को फूल भेजने के पीछे का यही मकसद था। हाविया मोरो ने अपनी किताब में लिखा है। आखिरकार इंदिरा जेल से बाहर आई। तब जब वो घर पहुंची तब चरण सिंह का एक पत्र उनको मिला। चौधरी चरण सिंह के पोते के जन्म के अवसर पर इंदिरा जी को घर पर आमंत्रित किया गया था। पपुल जयकर अपनी किताब में आगे लिखती है कि जब इंदिरा गांधी चरण सिंह के घर पहुंची तो उनकी पत्नी और चौधरी चरण सिंह ने घर के बाहर आकर इंदिरा गांधी का स्वागत किया। दिलचस्प बात यह थी कि उसी समय मोरारजी देसाई को भी आमंत्रित किया गया था। एक ही सोफे पर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई बैठे हुए थे। इंदिरा जी की उपस्थिति देखकर मोरारजी काफ़ी असहज हुए। पूरी मुलाकात तक मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी से एक शब्द में भी बात नहीं की, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मोरारजी देसाई की उपस्थिति है ही नहीं। इसी तरह का बर्ताव करते हुए उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के पोते को गोद में लिया, उसको आशीर्वाद दिया, मिठाई खाई और काफ़ी अच्छे वातावरण में ये मुलाकात संपन्न हुई। जेल से निकलने के बाद एक हफ्ते बाद इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु गई अपनी जनता के बीच में, जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया था। वहाँ उन्होंने जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से कहा कि आपले फैसले को जनता सरकार ने गैर कानूनी तरीके से और जानबूझकर नामंजूर कर दिया है। इस बीच इंदिरा गांधी ने मोरारजी सरकार को गिराने के लिए चौधरी चरण सिंह को अपना समर्थन दे दिया। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने इंदिरा गांधी का आभार व्यक्त करने के लिए उनको फ़ोन किया और कहा कि वो उनसे मिलने के लिए घर पर आएंगे। चौधरी चरण सिंह ने बताया कि बीजू पटनायक विलिंगटन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो पहले उनसे जब मिलने जा रहे हैं तो वहाँ से लौटते हुए वो इंदिरा गांधी के निवास स्थान 12 वेलिंगटन क्रेसेंट पर रुकेंगे। अब चौधरी चरण सिंह विलिंगटन हॉस्पिटल पहुँचे, बीजू पटनायक जी से मिले। उसके बाद में जब वापस लौट रहे थे तो उनका काफिला जब इंदिरा जी के निवास स्थान वेलिंगटन क्रेसेंट से निकलने वाला था, उससे पहले किसी ने उनको बता दिया कि आप अब प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में जब आप पीएम ऑफिस में हैं तो इंदिरा गांधी को आपसे मिलना चाहिए, आप उनसे मिलने क्यों जा रहे हो? ये गलत मैसेज जाएगा। चौधरी चरण सिंह ने उसी एक छोटे से अंतराल में जब कार से निकलते हुए काफिले में डिसीजन लिया। और निर्जया चौधरी अपनी किताब में लिखती है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, प्राइम मिनिस्टर निर्णय कैसे लेते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं। उसमें कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिए उसका ब्यौरा है। उसमें से ये एक वाकया उन्होंने बताया है निर्जया चौधरी ने। वो लिखती है, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के 25 बड़े नेता अपने घर के बरामदे में हाथों में गुलदस्ता लिए चौधरी चरण सिंह का इंतजार कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की कारों का काफिला उनके घर के सामने से उनके गेट की तरफ मुड़े बिना ही आगे निकल गया। इंदिरा गांधी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुलदस्ता जमीन पर फेंका और घर के अंदर चली गई। सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं उसी समय समझ गया था
कि चौधरी चरण सिंह की सरकार बहुत अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा जी से बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा जी ने उनको एक ही जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। 19 अगस्त 1979 इंदिरा गांधी ने चरण सिंह सरकार को दिया हुआ समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह एक दिन भी, एक बार भी लोकसभा या राज्यसभा संसद का सामना करे बगैर अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए। 21 दिन का उनका कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदन में किसी की अभी बहुमत न होने की वजह से देश में आम चुनाव डिक्लेयर हुए, आम चुनाव की घोषणा हुई। हाविये मोर अपनी किताब में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 सूटकेसों में आधा दर्जन सूती साड़ियाँ, 2 थर्मोस, एक गर्म पानी के लिए और एक ठंडे दूध के लिए, 2 थर्मोस लिए, 2 कुशन लिए, कुशन यानी पीलो, तकिया, कुछ मूंगफली ली, थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए और धूप में बचने के लिए उन्होंने एक छाता लिया और वो पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी। हाविये मोरो ने अंदाजा लगाया कि इंदिरा गांधी ने 1979-80 के जो चुनाव डिक्लेयर हुए उसके लिए कुल 70,000 किलोमीटर की यात्रा की। हाविये मोरो का अंदाजा था कि उन्होंने हर रोज 20 जनसभाएं की। उस वक्त न तो ट्रांसपोर्टेशन के सही साधन थे, न इतने रास्ते थे, लेकिन इंदिरा जी चलती रही। जीप उस वक्त में जीप सबसे बड़ा साधन था जो एक जगह से कच्ची सड़कों पे भी जाने के लिए। तो इंदिरा जी ने एक एक दिन में 20-20 जगह पे वो जहाँ से निकलती थी, जहाँ लोगों को, जनता को देखती थी, वहाँ रुक जाती थी और सफाई करती थी। 70,000 किलोमीटर का प्रवास और एवरेज 20 जनसभा एक दिन में करने के बाद में इंदिरा जी ने प्रचार समाप्त किया, चुनाव लड़ा। देश की 25% आबादी ने, हाविये मोरो का कहना था कि हर 4 में से 1 आदमी ने इंदिरा जी को देखा था या सुना था। इंदिरा जी ने उस चुनाव में प्याज और आलू के दाम को प्रमुख मुद्दा बनाया था। उनके चुनाव प्रचार का मुख्य संदेश था, चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। 6 जनवरी 1980 को मतगणना हुई। पहले ही 2 घंटे में संकेत आने लगे कि जिस महिला को जनता ने 33 महीने पहले नकारा था, उसी महिला को जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर चुकी थी। इंदिरा कांग्रेस को कुल 353 सीट मिली, 353, और 2 साल पहले जो सत्ता में आए थे जनता पार्टी 295 सीट ली थी, वो अब 31 सीट में सिमट गई। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा जी ने चौथी बार और आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में उनका पद ग्रहण समारोह हुआ। तैंतीस महीने के बाद में वो महिला जिसे रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जैसे अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों ने आयरन लेडी कहा था, वो आयरन लेडी चुनाव हारी। चुनाव हारने के बाद में दोबारा लोकसभा जीती, लेकिन पहले ही दिन सदन से निष्कासित कर दी गई, जेल भेजी गई। 33 महीने के अंदर वो वापस राजनीति में अपना कद पहले से भी बड़ा कर लेती है और फिर से देश की प्रधानमंत्री बनती है। एक विदेशी पत्रकार ने शपथ विधि के बाद में इंदिरा जी से प्रश्न किया था कि आप फिर से देश की नेता बनी, आपको कैसा लग रहा है? इंदिरा जी ने जवाब दिया था
कि मैं हमेशा से इस देश की जनता की नेता थी और हूँ और रहूँगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ और बातें करेंगे। 1980 से आगे का देश का सफ़र क्या था उस पर फिर से एक नज़र डालेंगे। जय हिंद।